नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण उन्मूलन के लिए अगले महीने वार्षिक पोषण माह में भाग लेने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, अमृत सरोवरों का निर्माण जन आंदोलन बना। देश भर में जल संरक्षण के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले साल अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। मोटे अनाज के बारे में जागरूकता के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्वतों के महत्व, डिजिटल इंडिया, बढ़ते जीवन में इंटरनेट के प्रभाव और दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। 5,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफल कार्यान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पास नोएडा में 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर का आज ध्वस्तीकरण और एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है, इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गीत, संगीत और भजन के उपयोग से मेरा बच्चा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भजन, कीर्तन, मटका कार्यक्रम और प्रत्येक शनिवार को बाल भोज का आयोजन किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से
शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विदेशी मेहमान और राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। मेहमानों को ऐसे व्यंजन बहुत पसंद आते हैं और वे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करने के प्रयास भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी अमृत महोत्सव के रंग दिखे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और एकात्म चिंतन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। ये ज्ञान आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उन्होंने ऋग्वेद की सूक्ति का उदाहरण दिया। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धाततोकाय तनयाय संयोहो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं, आप जीवनदायिनी हैं, आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 4 महीने पहले मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवर की अपील प्रशासन सहित सभी के प्रयासों से अब जन आंदोलन बन गई है। प्रधानमंत्री ने असम के बोंगई गांव में चलाई जा रही लोकप्रिय योजना संपूर्णा का उदाहरण दिया और कहा कि ये कुपोषण से लड़ाई का एक अनूठा तरीका है। असम के बोंगई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर देश ने सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति हुई है। हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। श्री मोदी ने पर्वत चोटियों, राष्ट्र की सीमाओं और समुद्र में तिरंगा फहराए जाने पर सैनिकों की सराहना की। श्री मोदी ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक का उदाहरण दिया। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरण में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी। अमृत महोत्सव में भी फिर से देशभक्ति का यही जज्बा देखने को मिल रहा है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की।
लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिघाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के जोरसिंग गांव से 4G इंटरनेट सेवा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने विद्यार्थियों के पढ़ने और सीखने के तरीके भी बदल दिए। जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई है। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से वैश्विक मंचों पर तिरंगे और देश की शान बढ़ाते रहने का आग्रह किया। यही मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार मनाए जाएंगे। उन्होंने इन पर्वों के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व। गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना, यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे ये सभी पर्व हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्मारक से अनेक परिवारों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। स्मृति वन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी इस मौके पर मौजूद थे। श्री मोदी ने कच्छ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ के उदय पर आधारित एक वीडियो साझा किया है। भूकंप के बाद कच्छ उद्योगों, कृषि और पर्यटन का फलता फूलता केंद्र बन गया है। वीडियो में लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया। भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण के लिए लोगों ने श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण उन्मूलन के लिए अगले महीने वार्षिक पोषण माह में भाग लेने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, अमृत सरोवर का निर्माण जन आंदोलन बना। देश में जल संरक्षण के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले साल अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। मोटे अनाज के बारे में जागरूकता के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्वतों के महत्व, डिजिटल इंडिया, बदलते भारत में बदलते जीवन में इंटरनेट के प्रभाव और दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। 5,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पास नोएडा में 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त और एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इस योजना में अब तक 46 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों ने जनधन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि समावेशी विकास की दिशा में वित्तीय समावेशन एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस जन धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में वर्ष 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के बदले में किया गया पहला हवाई हमला था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इस हमले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों के काफिले पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में एक वाहन सवार आत्मघाती आतंकी ने हमला किया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान बलिदान हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों तथा उनके परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त की। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे
जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। हमले के जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के शिविर पर हमला किया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में नियंत्रण रेखा के पार हवाई हमले किए और जैश ए मोहम्मद के एक बड़े आतंकवादी शिविर को नष्ट कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एयर वाइस मार्शल R.G.K. कपूर ने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर उसके हवाई हमले सफल रहे और लड़ाकू विमान सटीक निशाना लगाकर लक्ष्यों को नष्ट करने में कामयाब रहे। There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. सेना के मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, हम उसके सभी आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है, तो जब तक पाकिस्तान इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि 14 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशन काफी बढ़ गई है और पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 सीज फायर वायलेशन हुए हैं, लेकिन हम जो है उसका हूबहू उसी प्रकार से का जवाब दे रहे हैं। भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल DS गुजराल ने कहा कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने और दृढ़ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all 3 dimensions, on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift and strong response by the Navy when needed. मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। दिल्ली के बाद क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 28 अगस्त FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को आज दिन में 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ट्विन टावर्स को गिराने से पहले सभी तैयारियां की थीं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विन टावर्स में घर खरीदारों को आश्वासन दिया था कि बिल्डर के पास जमा उनकी पूरी राशि वापस दिलाई जाएगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलीभगत करके ट्विन टावर्स के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया था। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से आज नई दिल्ली में भेंट की। श्री क्वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने मालदीव के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। श्री शाहिद का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने का भी कार्यक्रम है। श्री शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा में विभिन्न मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए श्री शाहिद की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।
पाकिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में अत्यधिक वर्षा से 119 लोगों की मृत्यु हो गई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत भविष्य में फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। श्री शाह ने आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में ये बात कही। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा, डीएनए, फोरेंसिक और अन्वेषण तथा फोरेंसिक मनोविज्ञान में 3 उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान, पोत और अंतरिक्ष यानों के महत्वपूर्ण 780 उपकरणों और घटकों की तीसरी स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। इस सूची में दर्शाई गई समय सीमा के बाद ही घरेलू उद्योगों से इनकी खरीद की जाएगी। इन उपकरणों तथा घटकों की स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की आयात पर निर्भरता कम होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज त्रिपुरा पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान श्री नड्डा भाजपा के पदाधिकारियों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों और पार्टी विधायकों तथा अन्य नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम का अनुमोदन किया जाएगा। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र की पृष्ठभूमि में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और राज्य में जारी राजनीतिक संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गठबंधन के घटक दलों की आज मुख्यमंत्री आवास पर एक और बैठक होने की संभावना है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 26,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान लगभग 10,000 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 9,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप सी में आज इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम में आर्मी रेड का सामना टेडिम रोड एथलेटिक यूनियन एफसी से होगा। मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से सिख समुदाय को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और समाज को अधिक न्यायोचित, समावेशी और दयालु बनाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण उन्मूलन के लिए अगले महीने वार्षिक पोषण माह में भाग लेने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, अमृत सरोवरों का निर्माण जन आंदोलन बना। देश भर में जल संरक्षण के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले साल अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। मोटे अनाज के बारे में जागरूकता के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्वतों के महत्व, डिजिटल इंडिया, बदलते जीवन में इंटरनेट के प्रभाव और दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। 5,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 2 दिन की भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।